नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और आज हमारे साथ हैं हम सबके मित्र सर्वमित्र जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कंवारी साहब आपका। सर्वमित्र जी, आपकी और मेरी जोड़ी ऐसी जोड़ी है जिसको हमेशा बहुत प्यार मिला है लोगों से ना। सच में? हाँ, मुझे भी कई बार डर लगने लग जाता है कि कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है एकदम से। इसमें कोई शक नहीं, बहुत प्यार मिलता है जब भी फील्ड में जाते हैं, मतलब क्योंकि हम कभी कभी फील्ड में निकलते हैं तो जब निकलते हैं तब पता चलता है। कोई कहता है कि धर्मेंद्र कंवारी भाई, सर्वमित्र जी बहुत अच्छे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं उनको बताता हूँ कि मेरे दोस्त हैं और हम वहाँ बहुत पुराना साथ है हमारा, तो ये जोड़ी जमती है। मुझे भी ऐसे फ़ोन आते हैं, बोले जी या तो हम आपका चैनल देखते हैं या फिर वो कंवारी जी हैं ना तो हम उनका चैनल देखते हैं, अच्छा लगता है। तो आज सर्वमित्र जी पहली बार गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आ रहे हैं और हम जानेंगे इनसे, क्योंकि ये चुनावी यात्रा पे निकले हुए हैं और यात्राएं हमेशा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिखाती हैं दोस्तों। हर चुनाव में हम जब यात्राओं पे निकलते हैं तो बहुत कुछ सीख के घर लौटते हैं और अभी ये रोहतक में है। तो सर्वमित्र जी, रोहतक कैसा लगा आपको शहर? रोहतक बहुत अच्छा शहर है और अब तो काफ़ी डेवलप हो गया, मैं देख रहा हूँ। और यहाँ के लोग तो आपको पता है बहुत जिंदा दिल हैं, बोलने वाले हैं, बहुत खुल के बोलते हैं और कुव्वत भी रखते हैं, नो डाउट। और रोहतक की हवा जो है इस बार थोड़ी बदली बदली सी लग रही है पिछली बार की बजाय। तो रोहतक की जो हवा है उसमें दीपेंद्र हुड्डा एक चेहरा है, हाँ, और एक चेहरा है अरविंद शर्मा। बिल्कुल। पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हार गए थे जी, तो इस बार से और पिछली बार में क्या फर्क आप देख पा रहे हैं? फर्क बहुत ज़्यादा है धर्मेंद्र जी। पिछली बार तो 10-0 था, आपको पता है, कोई भी नहीं रहा उसमें। दोनों दीपेंद्र भी हार गए थे, हुड्डा साहब भी, और भी दूसरे बड़े चेहरे जो तमाम हार गए थे। इतनी लहर बड़ी तगड़ी थी और आपको पता है कि हरियाणा में एक सीट तो 6,54,000 से जीत गए थे, करनाल वाली, और उसको आप लोग पसंद नहीं कर रहे। देख लीजिए, जो बंदा इतने वोटों से जीता है उसको सुना है कि उसके वोटिंग से फोटो गायब कर दिए गए, है ना। तो मतलब इतनी बड़ी लहर, उसमें दीपेंद्र हुड्डा थोड़े वोटों से हार गए थे। लेकिन इस बार आप देखिए कि जब चुनाव अभी शुरुआत नहीं हुई थी ना कंवारी साहब, उस समय तो यही लग रहा था कि शायद इस बार भी 10-0 हो जाए। लोग कह रहे थे कि एक सीट जीत जाए तो बड़ी बात है। थोड़े दिनों में 9-1 पे आ गए थे, फिर 8-2 पर भी आ गए कंवारी साहब। और थोड़े दिनों में जब कांग्रेस वालों की लिस्ट आई तो मामला 50-50 और उससे भी कांग्रेस का आगे बढ़कर देख रहे थे लोग। और दूसरा, जैसा रोहतक की मेन अगर हम बात करें तो इस बार हुड्डा परिवार को लगता था कि वो लड़ेंगे और लड़ेंगे तो फिर एक सीट पर दम लगाकर वो लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार 2 सीटों पर वो लड़े थे। कह रहे हैं हुड्डा साहब कि मैं हार गया था, तो वो एक वजह हो सकती थी। तो इस बार उन्होंने दमखम बहुत पहले शुरुआत कर दी थी। और अगर आप हरियाणा में देखें, जो सही तरीके से चुनाव लड़ा जाता है और शिद्दत से चुनाव लड़ा जाता है, वो मेरे को लगता है एक सिर्फ रोहतक की सीट पर लड़ा जा रहा है कांग्रेस की ओर से, अगर हम देखें तो। यानी कि मेरे को लगता है कि दीपेंद्र ने बहुत पहले शुरुआत कर दी थी रोहतक में। और बाकी अगर आप सीटें देखिए तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो टिकट मिलने के बाद निकले हैं अपने अपने। पता ही नहीं था ना टिकट मिल रही है। हाँ, वो भी नहीं पता था। कई चेहरे तो ऐसे भी आ गए, उनको पता ही नहीं था। और जिनको पता भी था, थोड़ा बहुत आइडिया भी था या मन में इच्छा थी, वो भी पहले नहीं निकले थे, वो टिकट मिलने के बाद ही निकले। तो ये रोहतक का माहौल इस वजह से भी इस बार बहुत बदला सा लग रहा है। अच्छा, आप जैसे एक बहुत बड़ा फैक्टर देखते हैं कि पिछले 2 चुनावों से जो चर्चा में आ रहा है कि जाट नॉन जाट। मैं जब रोहतक में आया था तो मैंने एक बिजली वाला बुलाया था घर पे। अच्छा। तो बिजली वाले से बात करके, उसने काम करके जब जाने लगा तो मैंने उससे पूछा, भाई कितना है? बोले जी मैं यहीं का हूँ, कैंप का। अच्छा। मैंने कहा कौन सी कम्युनिटी से हो? बोला जी पंजाबी हूँ। अच्छा। उस आदमी के साथ घंटा 2 घंटा जब तक उसने बिजली का काम किया, आप यह लैंग्वेज के आधार पर पता ही नहीं कर सकते कि ये आदमी कौन सी कम्युनिटी का है। मतलब एक जैसे यहाँ सारे ही जाट आदमी हैं। हाँ, वैसे ही बोलते हैं, एक जैसे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पंजाबी कम्युनिटी के आदमी से बात करके ये अंदाजा नहीं, वो तो इन रोहतक वालों से ज्यादा अच्छी हरियाणवी बोलता है। हाँ। तो इस शहर में ऐसा इस बार, पिछली बार भी जब आप आए थे, इस बार भी आए हैं, तो क्या लगता है कि दीपेंद्र इस बार थोड़ी बहुत एज पे है यहाँ पे चुनाव में, या फिर पिछली बार जैसी मतलब माहौल अब अंदर खातिर बन रहा है बीजेपी? नहीं, बहुत माहौल बदला हुआ है। और इस बार तो मैं आपको बताऊं, मैं कई हलकों में जाके आया हूँ, इवन मैं कोसली में भी जाके आया। अच्छा। जहाँ से दीपेंद्र की पिछली बार बहुत बड़ी हार है ना, 70-75 हज़ार की।
लेकिन इस बार भी वहाँ माहौल बहुत बदला सा है। आप रिपोर्ट देखिएगा, एक स्पेशल अग्निवीर पे की है और एक वहाँ से लोगों से। अच्छा, अग्निवीर वहाँ मुद्दा है? अच्छा। दक्षिण हरियाणा में तो आपको पता हर घर से फौजी है और कई बड़े अफसर उस गांव से हैं, और प्रथम विश्व युद्ध में वहाँ के 247 लोग उस गांव के उस युद्ध में थे। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस बार वहाँ का माहौल बदला। आप देखिए, अगर कोसली का माहौल बदला है तो बाकी इलाका तो आप जानते हैं। और दूसरी बड़ी बात, इस समय जो 2 कांग्रेस की कंफर्म सीटें लग रही हैं वो 2 हैं, रोहतक पहली और दूसरी सिरसा। ठीक है, ये कंफर्म सी लग रही हैं, और ना सिर्फ कंफर्म, और ये लग रहा है कि ये 1 लाख प्लस कांग्रेस शायद ये दोनों सीटें जीतेगी। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुकाबला होगा कुमारी सैलजा और दीपेंद्र हुड्डा के बीच में, कौन ज्यादा लीड लेगा मार्जिन पे कि 1 लाख प्लस तो लग रहा है, अब ये 1.5 तक भी जा सकता है। और ये जो मोमेंटम बना रहा, आप देख ही रहे हैं गांवों में जो माहौल मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, और अगर ये मोमेंटम सब बना रहा, अगले 4 दिन बचे हैं, तो फिर ये 1.5 लाख प्लस भी ये मामला जो है ये जा सकता है। कि कौन कहाँ कितने ले जाता है ये तो खैर 4 को ही पता चलेगा। रोहतक का तो आपने आइडिया लगा दिया कि दीपेंद्र हुड्डा काफी अच्छी पोजीशन पे यहाँ पे है। हाँ। अब बात करें अगर सिरसा की, क्योंकि रोहतक से सिरसा बिल्कुल यूँ मान लीजिए 2 ध्रुव हो गए हैं। बिल्कुल। और सिरसा का डेमोग्राफिकली आप बहुत अलग तरह के लोग हैं, आप भी सिरसा के ही हैं। हाँ बिल्कुल। और रानी हल्के से आते हैं आप। यस। तो जो सिरसा है, सिरसा से शैलजा जी ने सिरसा छोड़े हुए मुद्दत हो गई थी बहुत। तो ऐसा है, शैलजा जी ने क्या जादू कर दिया लोगों पे कि उनका नाम जैसे लोग कह रहे थे शैलजा को दे दो, शैलजा को दे दो, तो ऐसा शैलजा में क्या दिखाई दिया वहाँ के वोटर को? इसकी वजह सबसे बड़ी मैं मानता हूँ एंटी इनकम्बेंसी स्टेट गवर्नमेंट के प्रति भी और जो सेंटर की गवर्नमेंट भी, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन था किसान आंदोलन। आप सिरसा से लेकर और इधर रोहतक तक ले लीजिएगा, और उधर सिरसा से लेकर आप अंबाला तक ले लीजिएगा, बीच में जींद, ये पूरा एरिया इतना एग्रेसिवली आपको पता है किसान आंदोलन में था। और सिरसा के लोग तो बहुत ज़्यादा थे, आपको पता है। वो लोग वेट कर रहे थे कि बीजेपी के कैंडिडेट के सामने कौन आएगा। तो नेचुरली कांग्रेस का और कोई चेहरा शायद इतना नहीं था भी नहीं। तो उनको लग रहा था कि अगर ये चेहरा आ जाए तो ये कमाल करेगा। और मैं आपको बताऊं कि कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप देखिए, ठीक है, लोग चुनाव लड़ रहे हैं अपने आप। उनको मैंने देखा है कि जब कांग्रेस के लोग प्रोग्राम वगैरह करते हैं ना, तो लोग अपने आप वहां पहुंच जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये मैंने देखा है। तो मतलब वो अपने आप ही झंडा उठा के, कोई किसानी का झंडा उठा के लगा हुआ है, कोई किसी का और मुद्दा है, तो मतलब वो कहते हैं कि हम तो मतलब जाने वाले हैं। और यही वजह है कि जो इतना लग रहा है ना कि सिरसा की सीट जो बड़ी सेफ कांग्रेस की लग रही है, उसके पीछे यही वजह है कि रूरल एरिया में एक तरफा सा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, सिरसा में बन चुका है। हाँ। तो 2 सीट तो कांग्रेस के लिए आप मानते हो कि सेफ हो गई हैं? मुझे आज की डेट में ये बिल्कुल सेफ लग रही है 2 सीट। अच्छा, ऐसी बीजेपी के लिए ऐसी कौन सी सीटें आपको सेफ नजर आ रही है? मुझे बीजेपी के लिए सिर्फ एक गुड़गांव सीट अभी तक सेफ नजर आ रही है। अच्छा। हाँ, कि जो लग रहा है कि अभी सेफ है वो। और करनाल नहीं है? करनाल अभी भी मुझे एट रिस्क लग रही है। अच्छा। हाँ, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है खट्टर साहब का चेहरा। खट्टर तो कहते हैं कि मैं तो बहुत लोकप्रिय आदमी हूँ। वो तो अभी पता चलेगा ना चुनाव में कौन कितना लोकप्रिय है। करनाल के लोग ही खट्टर साहब से, उनके चेहरे से नाराज हैं। अच्छा। मैं बहुत पहले वहाँ 5-4 हल्कों में जाके आया था, तो वहाँ जो वोट मिलेगा बीजेपी को, वो मोदी साहब के नाम पे वोट पड़ने वाला है। खट्टर साहब को लोग इतना पसंद नहीं करते। उसकी कई सारी वजह वो गिनवा देते हैं। ठीक है, कि जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे तो ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। तो अगर गांव में वहां पर ऐसा माहौल जैसा हमें रोहतक, सिरसा, हिसार में लग रहा है, ऐसा अगर वहां पर भी, हालांकि करनाल जो इलाका वो थोड़ा सा अलग है इन बीजेपी के इन्फ्लुएंस। हाँ, जो लोग कहा जाता है ना कि जीटी रोड बेल्ट जो है ये बीजेपी के फेवर में जाती है ना, कि दिल्ली से लेकर अगर अम्बाला तक जाए, थोड़ा सा असर जरूर, थोड़ा सा इलाका वो अलग है, ठीक है। लेकिन अगर गांवों में ये माहौल बन जाता है, जैसा कि लोग अपने आप ही लगे हुए हैं, और आपने देखा होगा खट्टर साहब का कितना विरोध हुआ है गांव में, आपने देखा होगा ना, मतलब किस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं। तो अगर वो विरोध वोटों में कन्वर्ट हो जाता है, नो डाउट, तो वहां पर भी खट्टर साहब बहुत मुश्किल होने वाली है। अगर खट्टर साहब कोई मुश्किल हो गई तो फिर दूसरे को बेचारे की क्या गिनती है? बिल्कुल वही है ना कि अभी आप धर्मेंद्र जी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन कहां से बाजी मार लेगा। सच में ऐसा चुनाव लग रहा है कि सिर्फ 2-3 सीटें कंफर्म लग रही हैं और बाकी पता नहीं कौन बाजी मारेगा।
कि और साइलेंट वोटर भी बहुत है। आपके हिसाब से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पे कोई भी जीत हार सकता कोई भी जीत हार हो सकती है, कोई भी जीत हार हो सकती है। और लोग अच्छा, जैसे आपके सिरसा में किसानों का प्रभाव ज़्यादा है, हाँ, तो ये प्रभाव क्या आप कुरुक्षेत्र में और करनाल और अम्बाला में भी देख पा रहे हैं? कम है, करनाल में कम है, अम्बाला में सिर्फ थोड़ा सा एरिया है, वहाँ है, ज़्यादा नहीं है। बाकी कुरुक्षेत्र में भी थोड़ा सा एरिया जहाँ पे 3 एक हल्के हैं, 4 हल्के, वहाँ पे ये ज़्यादा प्रभाव है। और वहाँ पर जो विपक्ष का कैंडिडेट है वो ठीक ठाक पोजीशन में वहाँ पर नज़र भी आ रहा है। जो पंजाब के साथ लगता हुआ एरिया है उसको अगर हम देखें तो वहाँ पर विपक्ष को थोड़ी मजबूती भी दिखाई दे रही है, असर है किसानों। अच्छा, जैसे बीजेपी जाट नॉन जाट की या कम्युनिटी बेस्ड राजनीति करती है, तो ये जब राजनीति इस तरह की करते हैं और सिरसा में ये राजनीति फिर क्यों सफल नहीं हो पा रही? इनकी क्या कारण देख पा रहे हैं कि भाई अगर जाट नॉन जाट की राजनीति कर रहे हैं तो फिर इनकी सिरसा में भी तो सफल होनी चाहिए, रोहतक में भी तो सफल होनी चाहिए। इस बार वो सफल नहीं हो रही है। हालांकि कोशिश थी, मेरे को लगता है जिस हिसाब से सरकार में बड़े बड़े चेहरे बदल दिए गए, आपने भी देखा है ना, तो मेरे को लगता है कि वो 2 चेहरे थे, खट्टर साहब, एक दुष्यंत चौटाला, दोनों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी और ये जबरदस्त थी। मतलब आप कोई भी वीडियो डालते थे तो उनके नीचे आप कमेंट देख लीजिएगा कभी इनके, जब इनको कोई वीडियो पोस्ट होती थी, वो तो दुष्यंत चौटाला को मुझे लगता है इकारत और नफरत की दृष्टि से देखा जाता था। तो उन दोनों चेहरों को बदल दिया। हाईकमान को पता लग गया था कि मामला यहाँ पर इन दोनों चेहरों को लेकर गड़बड़ है, तो उन्होंने बदल दिया। और निश्चित तौर पर जैसा आप कह रहे हैं कि शायद जाट वर्सेस गैर जाट को लेकर एक नया चेहरा लाया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वर्क नहीं हो रहा उस पर, वो कोई काम नहीं कर रहा है, उसका कोई फायदा मेरे को लगता है सत्ता पक्ष को नहीं होने वाला है। इस बार वैसा माहौल नहीं है। इस बार चुनाव बहुत अलग तरीके से धर्मेंद्र नजर आने वाला है। आपने ये देखा होगा, कांग्रेस की टिकटों के लिए एक समुदाय दूसरे समुदाय का उम्मीदवार मांग रहा था। हाँ, सोनीपत देख लीजिए, बिल्कुल, भिवानी मेंदरगढ़ देख लीजिए, मांग रहे थे ना। हिसार देख लीजिए, हिसार देख लीजिए कि भाई अगर भाई हम तो दे देंगे, उनका आ जाए तो ठीक है, काम चल जाएगा हमारा, है ना। तो ये डिफरेंट चुनाव नहीं नजर आ रहा आपको? उदार हो गई थी जनता ना कैंडिडेट के मामले में। हाँ, उन्होंने कांग्रेस को तो कैंडिडेट दिए ही दिए, बीजेपी को भी दिए। 6 कांग्रेसी है वहाँ पे। हाँ, मतलब वो देखो शिफ्ट हो गए थे। तो जैसे अब मनोहर लाल खट्टर जी सब सीएम थे, आपने भी बहुत कवर किया हरियाणा को, मैं भी जैसे लगे रहते हैं अपन, तो मनोहर लाल खट्टर जी के 9.5 साल को आप किस रूप में याद करते हो? एज ए जर्नलिस्ट आप जब याद करोगे कि खट्टर साहब कैसे मुख्यमंत्री थे? मैंने तो 9.5 साल बड़ी कोशिश की है कि इंटरव्यू हो जाए खट्टर साहब के साथ। लोग भी बड़ी डिमांड कर रहे थे खट्टर साहब का इंटरव्यू कर। ये तो चाह मेरी भी अंदर ही रह गई। अच्छा, मैंने उनकी टीम को कई बार बोला, मैंने कहा जी एक इंटरव्यू ना लोग डिमांड कर रहे हैं, एक इंटरव्यू करवा दो सीएम साहब का। तो वो इंटरव्यू करने का मुझे मौका नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला। 9.5 साल नहीं है ना। वो कभी मौका मिल जाता ना तो निश्चित तौर पर उसमें इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। और खट्टर साहब का ये जो दौर है, इसको भी याद पता नहीं किस तरीके से रखा जाएगा। निश्चित तौर पर हरियाणा बहुत आगे जा सकता था धर्मेंद्र इस दौर में। ये वो दौर है जिसमें इतना विकास, इतनी तरक्की हो सकती है, मतलब कमाल हो सकता था। लेकिन किस तरीके से इसमें बांट दिया गया या क्या क्या हुआ आप देख लीजिएगा। और किस तरीके के पोर्टल ला के लोगों को दुखी कर दिया गया। आपको भी बड़े फोन आते होंगे? बहुत फोन आते हैं जी, कि जनहित के मुद्दे इतने हैं कि आप और मैं चाह के भी उन सब मुद्दों को बहुत बार उतना कितना उठाएं। आप देखिए, बुजुर्ग इतने परेशान कर दिए धर्मेंद्र। मुझे कई बार बुजुर्गों का फ़ोन आता था, बेचारे 85 साल के, 90 साल के, रो पड़ते थे और मैं भी इमोशनल हो जाता था कि बेटा काट दी पेंशन, बढ़ा दी वो इनकम से उसमें पीपीपी में, और मैं अब 1-2 बार जाया, कितनी बार जाऊं, धक्के खा रहा हूं और कोई सुनवाई नहीं है। कितने ही बुजुर्गों के फ़ोन आए और मैंने कई बार इस मसले को उठाया, ठीक है कि चलो कुछ हो जाए, लेकिन आप कितना उसमें वो आप देख लीजिए। HSSC के सामने तो मैं देखता था, चूंकि आपका ऑफिस भी वही है। हाँ, मुझे लगता है 10 साल में HSSC के सामने लोग ही बेचारे युवा ही बैठे रहे। आप देखिए हर हफ्ते वहां पर युवा पहुंच जाते थे और थोड़े बहुत नहीं, भारी भरकम तादाद में पुलिस बुलानी पड़ती थी वहां पर। कोई समाधान का नहीं हुआ, कोई समाधान नहीं। बेचारे अंदर जाकर बातचीत करके आते थे, कुछ नहीं, लटका दिया जाता था। और अभी भी आप देख रहे हैं बेरोजगार। अब बेरोजगारों की बारात कभी आपने देखी है? निकल रही है
खट्टर साहब के शहर में निकल हुई है। बेरोजगारों की बारात आपने कभी सुनी है कि बेरोजगार बारात निकाल रहे और हैं? वो सारे लोग टेस्ट क्लियर किए हुए लोग हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो निकम, उन्होंने टेस्ट क्लियर, मेरिट में आए हुए बच्चे। हाँ। तो ये जो गड़बड़ झाला खट्टर सरकार ने किया ना, पोर्टल लाके, किसान दुखी पोर्टल से, बुजुर्ग दुखी पोर्टल से, ये जो पीपीपी प्रॉपर्टी आईडी में इतना बुरा हाल हुआ है धर्मेंद्र, आप देखिए। प्रॉपर्टी आईडी के तो एक यहाँ पे पार्क में मिलते हैं अंकल। हाँ, उनका प्लॉट है 209 गज का। हाँ, उसमें 209 एकड़ चढ़ा दिया उन्होंने। हाँ, देखिए वो घूम रहा है कि भाई या तो इसको ठीक कर दो या मेरे किले दे दो। हाँ। और वो बीजेपी का डेड स्पॉट रहा आदमी। आखिर में बोला मैं इनको वोट नहीं दूंगा, मैं इनको वोट नहीं देने वाला। इन्होंने तो बहुत बुरा हाल कर दिया है। तो ऑनलाइन के चक्कर में, ऑनलाइन चीज तो अच्छी है, लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन में जो गड़बड़ियां इनसे हुई हैं उनका इनको नुकसान हुआ है। हालांकि ये अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, दूसरे प्रदेशों ने भी हमारा उसमें नकल किया है, ये किया है। अरे भाई, जनता से जाके पूछ तो लो, फीडबैक तो ले लो थोड़ा बहुत। जिसके लिए आई है, जिसके लिए पर्पज के लिए आप लेके आए थे, आप पूछो जनता खुश है या नाराज है उससे। तो आफ्टर ऑल तो जनता है भाई। तो मतलब प्रॉपर्टी आईडी से शहर के लोग नाराज हो गए इनसे, जिनके बारे में कहा जाता था कि शहरी वोट इनका है, और रूरल में किसान नाराज कर दिए इन्होंने। ठीक है, तो हो सकता है इस इलेक्शन में पता चलेगा क्या होता है। अच्छा, जो जातियों का ध्रुवीकरण बीजेपी करती है, हाँ, जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी हो या उनके बहुत चेले चपाटे एक्सपर्ट हैं इसमें, वो वीडियो जारी कर देते हैं तुरंत। तो जातियों का जो ध्रुवीकरण था कि 2014 के मुकाबले 19 में और 19 के मुकाबले 24 में, क्या आपको टूटता हुआ नजर आ रहा है या फिर और ज्यादा गहरा होता हुआ नजर आया है? नहीं, टूटता हुआ नजर आ रहा है, नो डाउट। अच्छा, बहुत लोगों के अंदर अब तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। आप देखिए, चाहे कोरोना का दौर हो, हमने देखा है ना, उसके बाद किसान आंदोलन में हमने देखा है, भाईचारा हमने देखा है खासकर उसमें। ठीक है, कि कैसे पहले हम पंजाब के बारे में या हरियाणा के बारे में एक दूसरे की क्या मंशा थी, और उसके बाद हमने देखा है इतना लंबे दौर में कैसे कोई सा भी बॉर्डर उठाकर देख लीजिए, दिल्ली का या हरियाणा में देख लीजिए, पंजाब के किसान गुजरते थे तो कितनी आवभगत हमारे हरियाणा में ही उनके लिए करते थे, है ना। अभी भी जो आंदोलन हुआ आप देख लीजिए, पंजाब में तो चल रहा था, लेकिन हरियाणा वाले पहुंच के क्या कुछ कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी एक लोगों का एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, कास्ट से मुद्दों पे शिफ्ट हुए हैं। हाँ, मुद्दों पे शिफ्ट हो गए हैं, और उनको लगता है कि भाई आफ्टर ऑल इंसानियत है, कुछ नहीं रखा धर्म में, जाति में, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ थोड़े बहुत लोग हो सकते हैं, मेरे को लगता है कि बहुत जो कट्टर हैं, अदरवाइज हमारे हरियाणा में ऐसा कट्टरता नहीं थी भी नहीं, कभी थी भी नहीं। हरियाणवी समाज तो मिलजुल के रहने वाले, एक दूसरे के काम आता है। ठीक है, भाईचारा है, सभी इकट्ठे मिलके बैठते हैं, खाते पीते हैं। तो मेरे को लगता है कि वो ठीक अब स्टैंड ले रहे हैं, ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। और हरियाणा में हरियाणा एक ऐसा कुछ नारा इन्होंने दिया था ना, उस पर शायद ये लोग तो खरे नहीं उतरे, लेकिन लोग जरूर खरे उतर रहे अच्छा, जैसे 2019 के चुनाव आए, दुष्यंत चौटाला की एकदम वैक्यूम बूम बना उनका ना। हाँ, दुष्यंत चौटाला। अब दुष्यंत चौटाला, अब जब चुनावी यात्रा पे आप निकले तो लोग दुष्यंत को लेके क्या कह रहे थे आपको? धर्मेंद्र, एक तो आम जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका दौर चलता रहता है, चलो एक बार हार गए दूसरी बार आ जाएंगे, ऐसा होता चलता रहता है ना। लेकिन दुष्यंत जो है ये नज़रों से उतर गए, और जो इंसान नज़रों से उतर जाता है ना, उसको लोग जल्दी से फिर बिठाते नहीं है, माफ़ नहीं करते। इतना इसके पीछे लोग लगे थे उस समय, आप देखिए, इतना लोगों ने, एक एरिया के लोगों ने इतना भर भर के इनको वोट पे दे दिया। तो उसके बाद ये शॉर्टकट इन्होंने अपना लिया। काश ये उस समय सही डिसीजन लेते तो ये बड़ी लंबी रेस के घोड़े हो सकते थे। युवा थे, ठीक है, उम्मीद थी लोगों को। दरअसल उम्मीद के साथ ही लोग जुड़ते हैं, और इतना जुनून के साथ जुड़ते हैं। खासकर जो जींद का इलाका है, वो जो बड़ा बदलाव का इलाका है, उनको किसी में होप दिखाई देती है तो उसका साथ देते हैं, तन मन धन से साथ देते हैं। लेकिन एक तरीके से उनको अब लगता है कि उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया गया है, उनके वोट को बेच दिया गया है कहीं ले जाकर, उनका ही सौदा कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जाकर देखिए, मैं एक गांव में था, हिसार लोकसभा के, बहुत बड़ा गांव है। अच्छा, चमारखेड़ा गांव है। कभी उस गांव में सिर्फ एक वोट कांग्रेस पार्टी को गया था। अच्छा, एक वोट, सिर्फ एक वोट। इतिहास है, और कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने भी उस समय पूछा था कि मैं जानना चाहती हूँ इस गांव के बारे में।
इनेलो का पेट गांव हुआ करता था। जब ये पार्टी दो फाड़ हुई तो वो गांव सारा दुष्यंत के पीछे चला गया था। आज वहां जाकर आप पता लगाइए थोड़ा सा कि टोटली चेंज हालात। एक वोट भी ना मिले इनको शायद। और उन हलकों में आप देखिए कि दुष्यंत का जाना, इनकी पार्टी के लोगों का जाना कितना दूभर हो गया है ना। लोग सवाल कर रहे हैं और मैं ये मानता हूं कि ये बहुत अच्छा दौर आ गया धर्मेंद्र। लोग सवाल कर रहे हैं, सिर्फ जेजेपी वालों से नहीं, सबसे कर रहे हैं, बीजेपी वालों से भी कर रहे हैं। बीजेपी वालों से और भी कोई नुमाइंदा आता है तो उससे सवाल कर रहे हैं। ये जो दौर आया ना किसान आंदोलन के बाद, लोग आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रहे हैं कि आपने ये कहा था, आपने पिछली बार ये कहा था। आप सुनिए ना 2 दिन पहले की वीडियो दुष्यंत से लोग क्या बोल रहे हैं कि हमने आपको किस लिए वोट दिया था और आपने कहां ले जाकर बैठा दिया आपने, है ना। तो ये जो सवाल करने की प्रवृत्ति आ गई ना लोगों के अंदर में, ये बहुत बढ़िया है और ये आगे काम आएगी। ये जो नुमाइंदे चुनकर सही डेमोक्रेसी में तो ये डरेंगे ना, ये डरेंगे आगे आने वाले समय में ये हाँ। इस तरह के डिसीजन लेते हुए डर लगेगा, ये डर लगेंगे। ये कहेंगे भाई लोगों के बीच में जाना होगा और जो हम आज बोल रहे हैं उस पर खरे भी उतरना होगा, नहीं तो कल फिर यही हालत हमारी भी हो सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें हरियाणा के अपने चुनावी यात्रा के अनुभव में आपको क्या लगता है कि सीटों का जो हार जीत का आंकड़ा है वो किस तरह का सामने आ सकता है? देखो कमाल हो सकता है हरियाणा में तो, नो डाउट। और वैसे तो हम देखें तो देश में ही हवा बदली बदली सी लग रही है। अच्छा। हालांकि वो कितनी बदलती है ये खैर वक्त बताएगा, लेकिन हरियाणा की तो टोटली हवा जो है वो चेंज हो गई है। और बीजेपी को लगता था कि शायद चेहरे बदल कर वो थोड़ा बहुत ठीक, जो नुकसान होने वाला था उसको ठीक कर लेंगे वो, लेकिन नहीं, वो और बढ़ गया। मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से वो चेहरे बदलना भी एक इनके लिए ब्लंडर साबित हो गया है। तो मेरे को लगता है कि जो अभी तक मोमेंटम नज़र आ रहा है धर्मेंद्र, ये अगर मोमेंटम आगे भी जारी रहा तो यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है कि मतलब शायद बहुत कम सीटों पे सिमट जाए सत्ता वाली पार्टी। हाँ, बीजेपी का मतलब इतना ग्राउंड पे तब बुरा हाल है। हाँ, मतलब ग्राउंड पे ये हो रहा है। आप देखिए, ठीक है, आप देखिए कि कांग्रेस तो चलो मुख्य विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी को एक टिकट मिल गई कुरुक्षेत्र में। वो कुरुक्षेत्र में जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है वो कमाल कर रहा है, मतलब अच्छा। और वो खुद नहीं, मतलब लोग कमाल कर रहे हैं। मैं वो कहता ना कि लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूरी टक्कर वहां पे नजर आ रही है कुरुक्षेत्र में। अच्छा, अभय चौटाला किस पोजीशन पे दिखाई दिया आपको? अभय चौटाला भी, मतलब कुल मिलाकर अभय चौटाला की जो पॉलिटिक्स वहां पर चल रही है वो ये है कि वो अपने गिनवाते हैं कि उन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया था, किसानों के लिए ये किया था, वो किया था। तो अभय को उम्मीद किसानों से, या जो जाट बेल्ट है वहाँ की, वहाँ से अभय को लगता है। और अभय, आपने देखा होगा, अभय पहले ही वहाँ पे उतर गए थे नवीन जिंदल के आने से पहले। शायद उनको आइडिया नहीं था कि नवीन जिंदल भी आएंगे यहाँ पे, ठीक है। नवीन जिंदल का अपना एक वहाँ पे, क्योंकि वो पहले रह चुके हैं वहाँ पे, उन्होंने, और बीजेपी का अपना है, टीम टूम उनकी थी, पहले काम को उन्होंने किया हुआ। तो शायद अभय सिंह इस वजह से उतर गए थे कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी तलाश कर रही है, वो नवीन को अप्रोच कर रही है और शायद नवीन मानने वाले नहीं है। तो अभय को शायद यही लगा था कि फिर कौन होगा तो वो अच्छा खासा वहाँ पे कुछ कर सकते हैं, शायद यही सोचकर अभय वहाँ पर उतरे थे। लेकिन नवीन के आने के बाद, उसके बाद जिस तरीके से पूरी हवा चेंज हुई कांग्रेस के कैंडिडेट आने के बाद, तो नेचुरली वो मुकाबला वहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेस आप का नजर आने लगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों में वहाँ से सुन रहे हैं कि अभय चौटाला ने भी थोड़ा गेन किया है, लेकिन वो कितना किया है वो जब वहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो अभय चौटाला जितना गेन करेंगे, हाँ, सुशील गुप्ता के हारने के चांस, मतलब उस पर चुनाव टिका हुआ है, परिणाम टिका हुआ है। यस। तो ओवरऑल सर्वमित्र जी का ये मानना है कि बीजेपी जो 10 सीटें जीती थी 2019 में, अब उनकी हालत पतली है और इस पतली हालत का क्या परिणाम आएंगे ये वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन सर्वमित्र जी ने हरियाणा को नापा है, इनका अपना सोचने समझने का अपना कौशल है और हरियाणा में इनको बहुत पसंद किया जाता है दोस्तों। तो मसला ये है कि हरियाणा में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी, आप जरूर कमेंट करके बताइए। आपको भी बड़े फोन आते होंगे, हाँ, है ना, और पता नहीं कितने। भाई साहब आप बताइए, आपका प्रेडिक्शन पिछली बार भी बहुत बढ़िया था, और आप बताइए कहाँ। मैं उनको कहता हूँ मैं अभी घूम रहा हूँ, बताता हूँ, 2 दिन रुको, 3 दिन रुको, आपको चुनाव तक निकाल लेंगे उनको। हाँ, पूरा फिर हम बताते, बोले आपका वेट कर रहे हैं जी, आप बताइए प्लीज।
तो दोस्तों आप जरूर बताइए कहाँ के मतदाता हैं और हरियाणा में कौन कितनी सीटें जीत रहा है, आप अपना प्रेडिक्शन बताइए। सर्वमित्र जी गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर पहली बार आए हैं, लेकिन हमें बिल्कुल ये नहीं लगता कि ये पहली बार आए हैं, क्योंकि रोजाना बातें होती हैं, कहीं ना कहीं मुलाकातें होती रहती हैं। और गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स भी द मसला की तरह एक ये कह सकते हैं कि दोनों ये भाई बहनी चैनल हैं। तो अगर आपने गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर रखा है तो मसला को जरूर कर लीजिए, और अगर मसला को कर रखा है तो गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स को कर लीजिए। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।